3, 2, 1 अब। पाकिस्तान द्वारा चीनी PL-15 मिसाइलों से जवाबी हमले में मिसाइलें लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। स्वदेशी एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जैसे आकाश सिस्टम का शानदार प्रदर्शन एक खास बात रही। एक भारतीय मेजर जनरल ने कहा कि इसने संघर्ष में अहम भूमिका अदा की। 10 मई 2025 को पंजाब और कश्मीर में सूरज उगा। रात भर राडार निगरानी के बावजूद सैन्य ठिकानों और हवाई अड्डों पर सुबह की रोशनी में भी तनाव बना हुआ था। कुछ घंटे पहले शांति अचानक अफरा तफरी में बदल गई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारत पर मिसाइलों, जेट विमानों और ड्रोन की लहरें दागी। यह भारत का पाकिस्तान में गहराई से संचालित राज्य प्रायोजित आतंकी समूहों पर हमला था, लेकिन भारत उनके लिए तैयार था। सीमा क्षेत्र में इंटरसेप्टर मिसाइलें आग और धुएं की लकीरें छोड़ती हुई आकाश की ओर बढ़ीं और अपने निशानों को भेद गईं। लगभग सभी आगामी खतरों को निष्क्रिय किया गया। इस सब का केंद्र था आकाश मिसाइल सिस्टम, भारत का आयरन डोम, जिसे दशकों से विकसित किया जा रहा था और अब पहली बार युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर चुका है। यह सामान किसी और जगह से उधार या खरीदा नहीं गया था। आकाश का जन्म भारत में हुआ था। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस अद्भुत स्वदेशी मिसाइल को विकसित किया है, जो 1983 की योजना के अनुसार भारतीय आसमान की रक्षा कर रही है। यह पल आकाश के लिए पहली असली परीक्षा थी, जिसमें उसने 100% अंक प्राप्त कर भारत की आत्मरक्षा क्षमता को सिद्ध किया। लेकिन पाकिस्तानियों ने यूं ही अचानक भारत पर मिसाइलें दागना शुरू नहीं किया था। अब हमें जल्दी से अप्रैल 22 की तारीख पर लौटना होगा, जब जम्मू और कश्मीर के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पहलगाम में यह घटना घटी थी। इस्लामी आतंकवादियों ने हमला किया, नागरिकों को कलीमा पढ़ने के लिए मजबूर किया, जो कि मुस्लिम आस्था की शपथ है। फिर हिंदू पर्यटकों को मुसलमानों से अलग किया और हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी। 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई, जिनमें एक मुस्लिम टूर ग्रुप भी शामिल था, जिन्होंने इस हत्याकांड को रोकने का प्रयास किया था। डाकू सीमा पार उन कैंपों में भाग गए जहां से वे आए थे। भारत की प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर तेज और निर्णायक थी। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एक सटीक हमला किया गया, बिना किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाए। पाकिस्तान की परमाणु धमकियां अनिवार्य थीं, लेकिन क्या वे सचमुच आतंकवादियों के लिए लड़ेंगे? 7 मई से उन्होंने प्रयास किए और सीखा कि एक शक्तिशाली और बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली के आगे उनके चीनी हथियार निरर्थक हैं। परमाणु हथियारों वाले पड़ोस में दांव बहुत ऊंचे होते हैं। अधिक तबाही परमाणु युद्ध में बदल सकती थी, जिसमें कोई विजेता नहीं होता। 11 मई की सुबह सीमा के दोनों ओर के लोग नष्ट हुए मिसाइलों, ड्रोन के टुकड़े, खराब हुए चीनी हथियार और एक F-16 और 2 YF-17 विमानों के मलबे की तलाश में लगे थे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों ने निशाना साध लिया, परंतु पाकिस्तानी हथियार, जिनका 82% चीनी आयात है, आकाश जैसी प्रणालियों के कारण अग्रिम मोर्चे पर नहीं पहुंच सके। कुछ भारतीय विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में खो गए थे, लेकिन उनकी संख्या की पुष्टि नहीं हुई। जब पाकिस्तान के दावे पर भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से पूछा गया, तो उन्होंने उस संख्या से इनकार करते हुए कहा कि यह दावा गलत है और यह जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी ओर भारतीय वायुसेना ने 6 फाइटर जेट, 2 सर्विलांस एयरक्राफ्ट, एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और दर्जनों मिसाइलों के साथ आकाश जैसे सिस्टम से कई ड्रोन नष्ट किए। आकाश क्या है? इसे हवाई खतरों को रोकने में क्या खास बनाता है? आइए जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आकाश को एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कहा जाएगा और 2 शक्तिशाली विरोधियों चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने के कारण यह भारत की लेयर्ड एयर डिफेंस रणनीति में एक महत्वपूर्ण डिफेंसिव मिडफील्ड भूमिका निभाता है। मार्क 1 वेरिएंट का पहला परीक्षण 1990 में हुआ और इसका विकास 1997 तक चला। इसकी एंगेजमेंट रेंज लगभग 25 से 30 किमी और टॉप स्पीड करीब माक 2.5 थी। यह दुश्मन के सबसे विनाशकारी आने वाले हथियारों जैसे फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलों और बड़े ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए ऑप्टिमाइज है। इसका महत्व केवल इसके शानदार प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। आकाश
भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी प्रणाली है जो सभी सेवा शाखाओं में तैनात है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आकाश मिसाइल का विकास 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शुरू हुआ, जिसकी अगुवाई डॉ.AP.J. अब्दुल कलाम ने की थी। भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर उन्होंने अपने करियर में तकनीकी प्रगति द्वारा शक्ति बढ़ाने पर बल दिया और बाद में 2000 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वह एक महान व्यक्ति और जनता के राष्ट्रपति थे, लेकिन वह कहानी किसी और दिन के लिए है। IGM-DP ने पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और अग्नि मिसाइलों का भी विकास किया। ये परियोजना 2008 में पूरी हुई, किंतु आकाश के साथ मिलकर यह लगभग 40 सालों के भारतीय मिसाइल शोध का प्रतिनिधित्व करती है। हथियार के रूप में ही नहीं, बल्कि भारतीय संप्रभुता की अभिव्यक्ति और दुनिया बदलने वाले विज्ञान की शक्ति के रूप में भी। त्रिशूल को छोड़कर बाकी सभी आज सक्रिय सेवा में हैं। आकाश के निर्माण में केंद्रीय भूमिका डॉक्टर प्रहलादर रामाराव की थी, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के थे। तो कलाम ने प्रहलाद को आकाश कार्यक्रम का निदेशक नियुक्त किया था और उन्होंने शुरू से ही इसका नेतृत्व किया। डॉ. रामाराव ने 20 वैज्ञानिकों के साथ शुरुआत की और फिर टीम को हजारों तक बढ़ाया। उन्होंने एक स्वदेशी मिसाइल सिस्टम की अवधारणा विकसित की जो भारत की विशिष्ट रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उन्होंने मिसाइल के 4 स्तंभ गति, फुर्ती, घातकता और बुद्धिमत्ता बताए, जो आकाश सिस्टम के हर पहलू में शामिल थे। मूल मार्क 1 आकाश मिसाइल में एकल चरण ठोस ईंधन प्रणोदन प्रणाली का प्रयोग हुआ था। यह मोटर मिसाइल को सेकंडों में ही सुपरसोनिक गति प्रदान करती है। मिसाइल मोबाइल लॉन्चर से दागी जाती है और तुरंत कमांड गाइडेंस द्वारा जमीनी रडार के ट्रैकिंग डेटा से निर्देशित की जाती है। सेना और वायुसेना के आकाश लॉन्चर में थोड़ा अंतर होता है। सेना का संस्करण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक के T-72 टैंक चेसिस पर लगाया गया है ताकि यह अपने संरक्षित बख्तरबंद वाहन के साथ चल सके। वायुसेना टाटा ट्रक पर लगे टो किए गए लॉन्चर का उपयोग करती है, जिसे लार्सन एंड टुब्रो और DRDO ने मिलकर डिजाइन किया है। इसमें पूर्ण स्वचालन और इलेक्ट्रो सर्वो सिस्टम द्वारा रिमोट कंट्रोल की सुविधा है। दोनों वेरिएंट 360 डिग्री घूम सकते हैं और प्रत्येक 3 मिसाइलें दाग सकता है। सेना के लॉन्चर का एलिवेशन 660 डिग्री तक और वायुसेना के संस्करण का 855 डिग्री के बीच होता है, जो तैनाती पर निर्भर करता है। इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए एक विशेष वाहनों का बेड़ा है, जिसमें मिसाइल ट्रांसपोर्टर, लॉडर, चेकआउट स्टेशन, कंप्रेसर और मेंटेनेंस यूनिट्स शामिल हैं, जो आकाश बैटरी को फील्ड में स्वायत्त रूप से काम करने में सक्षम बनाते हैं। मई संघर्ष में आकाश की प्रभावशीलता का मुख्य कारण उसकी मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणालियां थीं। आकाश अपने लक्ष्यों को 80 किलोमीटर दूर तक राजेंद्र रडार सिस्टम के माध्यम से खोजता है, जो एक मल्टीफंक्शन फेज्ड एरे फायर कंट्रोल रडार है, जो 64 हवाई खतरों को ट्रैक और टारगेट करने और एक साथ 12 मिसाइलों को गाइड करने में सक्षम है। दिसंबर 2023 की एक परीक्षण में आकाश दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल प्रणाली बनी जिसने एक ही लॉन्च इवेंट से 4 लक्ष्यों को एक साथ इंटरसेप्ट किया। आकाश मार्क 1 मिसाइल में ऑन बोर्ड सीकर नहीं होता। इसे पूरी तरह ग्राउंड स्टेशन से कमांड गाइडेंस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 1SS वेरिएंट, जिसे पहली बार 2019 में टेस्ट किया गया था, इसमें ऑन बोर्ड रडार शामिल है, जिससे मिसाइल उड़ान के अंतिम चरण में लक्ष्यों को स्वायत्त रूप से ट्रैक कर सकती है। एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज सीधे टकराव के बिना भी लक्ष्य के निकट सटीक विस्फोट करके मारने की संभावना अधिकतम करता है। 2019 में 1SS अपग्रेड के बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में आकाश प्राइम को पेश किया, सिस्टम का एक परिष्कृत संस्करण जो कठोर परिचालन परिस्थितियों के लिए बनाया गया है। इसमें एक X बैंड मोनोपल्स AREF सीकर है, जिसमें 360 डिग्री की एंगेजमेंट क्षमता है, जो गतिशील लक्ष्यों के खिलाफ सटीकता को बेहतर बनाती है। आकाश प्राइम को उच्च ऊंचाई और कम तापमान में प्रदर्शन के लिए अनुकूलित किया गया है और संशोधित ग्राउंड सिस्टम के साथ यह कश्मीर जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में तैनाती के लिए उपयुक्त है। 2016 में स्वीकृत और वर्तमान में विकासाधीन आकाश NG मिसाइल भारत की सतह से हवा में मार करने की क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। यह हल्की, स्मार्ट और फुर्तीली है।
फिर भी इसमें जबरदस्त ताकत है। ड्यूअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर के साथ डिजाइन की गई इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। यह पहले के मॉडलों से काफी ज्यादा दूरी तय कर सकती है। आकाश एनर्जी में ग्राउंड आधारित कमांड गाइडेंस के विपरीत ऑनबोर्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनड एरे या AESA रडार सीकर है, जिससे इसे असली फायर एंड फॉरगेट क्षमता मिलती है। मिसाइल को कैनिस्टर से लॉन्च किया जाता है, जिससे तेज रिएक्शन टाइम और सुरक्षित स्टोरेज मिलता है। फुर्ती के लिए ऑप्टिमाइज्ड आकाश एनजी डेटा लिंक द्वारा मिड कोर्स अपडेट्स इंटीग्रेट करता है और टर्मिनल मैन्यूवर्स को बेहतर फुर्ती से पूरा करता है। लागत प्रभावशीलता आकाश कार्यक्रम की मुख्य शक्ति है। प्लालाडा के अनुसार यह मिसाइल अन्य देशों की समान प्रणालियों की लागत के लगभग 10% में विकसित की गई थी। इसके अतिरिक्त हर आकाश मिसाइल की लागत अपने वर्ग की अन्य मिसाइलों से करीब 1/3 मानी जाती है। कम लागत और पूर्ण स्वदेशी निर्माण के साथ आकाश न केवल एक महत्वपूर्ण रक्षा संपत्ति है, बल्कि एक आर्थिक और औद्योगिक सफलता की कहानी भी है। इसके उत्पादन में 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियां जुड़ी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश प्रणाली ने असली युद्ध स्थिति में दर्जनों खतरों को रोका, जिससे यह एक प्रमाणित परीक्षण मंच से सक्रिय सुरक्षा कवच बन गई। मई में पाकिस्तान के साथ संघर्ष से पहले आकाश भारत की पहली निर्यात मिसाइल बन गई, जब आर्मेनिया ने 2022 में $720 मिलियन में 15 यूनिट खरीदी। फिलीपींस और वियतनाम ने भी इस प्रणाली में रुचि दिखाई है, परंतु मई की सफलता ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। आकाश ने खुद को बाजार के शीर्ष मध्यम दूरी के इंटरसेप्टर्स में साबित किया है और विकासशील है। हैदराबाद के भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित आकाश भारत की तकनीकी परिपक्वता और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय रक्षा के लिए आत्मनिर्भरता का स्थायी प्रतीक है। यह भारतीय इंजीनियरिंग मिसाइल मैन डॉ. APJ अब्दुल कलाम के तकनीकी रूप से उन्नत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के विजन का प्रमाण है, जहां साहस और कड़ी मेहनत जीवन को बदल सकती है। अपनी मिसाइल को पहली बार कार्रवाई में देखने के बाद उनके शिष्य प्रहलाद ने यह कहा था, यह मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है जब मैंने अपने बच्चे को सटीकता से दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को मार गिराते देखा। उन्होंने कहा कि अपनी रचना को लोगों की रक्षा करते देख उन्हें भावुक कर दिया। TTV9 इंटरव्यू के अंत में उन्होंने यह अपने देशवासियों से कहा, शांति से जिएं और तकनीक में प्रगति करें। डॉ. कलाम के शब्दों को एक बार फिर दोहराते हुए उस गर्व के शांत पल से हम अपना नजरिया और बड़ा करते हैं, क्योंकि आकाश भारतीय मातृभूमि पर कवच की तरह फैली हुई विशाल रक्षात्मक संरचना का एक हिस्सा है। इस सिद्धांत के अनुसार एक मिसाइल सब कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए भारत ने कई मिसाइलें विकसित की हैं। यह एक लचीला बहुस्तरीय रक्षा समुदाय है जो निम्न से उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले क्रूज मिसाइलों, आत्मघाती ड्रोन और बैलिस्टिक वॉरहेड्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। आकाश और VLSRSAM जैसी कम दूरी की प्रणालियां द्वारों की रक्षा करती हैं। बराक 8 और QRSAM जैसी मध्यम दूरी की प्रणालियां बड़े क्षेत्रों को कवर करती हैं। दुश्मन सीमा में गहराई तक पहुंचने में सक्षम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें खतरे को देखे बिना अंतरिक्ष से भी परे हैं। उस जाल के शीर्ष पर रूसी S-400 ट्रायम्फ बैठा है। 10 मई को यह बताया गया कि इसने पाकिस्तानी सीमा के अंदर लगभग 180 किमी दूर स्थित एलीट सरगोदा एयरबेस के निकट एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। S-400 ने पाकिस्तानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान को 314 किमी की रिकॉर्ड दूरी पर मार गिराने की पुष्टि हुई, जो एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। यह भारत के रक्षात्मक सिद्धांत का आक्रामक परंतु आवश्यक प्रयोग है। ऐसा सिद्धांत जिसमें लंबी दूरी का इंटरसेप्टर न केवल हमला करता है, बल्कि भारत पर हमला करने वाले मिसाइल और बम से लैस दुश्मनों से रक्षा भी करता है। S-400 ने सीमा के पार जाकर एक खतरनाक खतरे को हमला करने से पहले ही खत्म कर दिया। यह एक सामरिक वास्तविकता है। 2018 में भारत ने रूस के साथ 5 S-400 रेजिमेंट्स के लिए $5.43 अरब का समझौता किया था, जिसकी नींव इस पल में रखी गई थी। हर रेजिमेंट में 16 लॉन्चर, 1 कमांड पोस्ट, 3 रडार और सभी सपोर्ट और मिसाइल वाहन शामिल होते हैं, ताकि सब कुछ ऑपरेशनल रहे। हमारे पास 5 रेजिमेंट्स के साथ 80 लॉन्चर होंगे, प्रत्येक में 4 मिसाइलों के साथ। जब भारत को रूस से बाकी 2 रेजिमेंट्स मिल जाएंगी,
तो उसके पास किसी भी समय फायर करने के लिए 320 मिसाइलें तैयार रहेंगी। रूसी उपमिशन प्रमुख रोमन बाबुश्किन ने कहा कि भारत को 2026 तक ये डिलीवर हो जाएंगे। उन्होंने भविष्य में और बिक्री के संकेत दिए। इस सौदे ने विश्व भर में सनसनी फैला दी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सौदे का विरोध किया और काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट या कैट्सा के तहत प्रतिबंधों की धमकी दी। लेकिन भारत ने फिर भी आगे बढ़ने का फैसला किया, क्षेत्र में चीन के मुकाबले एक संतुलन के रूप में अपनी स्थिति पर भरोसा करते हुए। उनकी तर्क बहुत सीधी थी। देश को ऐसी प्रणाली की आवश्यकता थी जो 2 शत्रु सीमाओं से आने वाले आधुनिक खतरों से अपने आकाश की सुरक्षा कर सके, भले ही राजनीति कैसी भी हो। S-400 रूस द्वारा सोवियत 80 के दशक में विकसित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। सोवियत संघ के विघटन के बाद इसके विकास में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः 2007 में रूसी सरकार ने इस सिस्टम को मंजूरी दे दी। यह विश्व के सर्वाधिक सक्षम परिचालन रक्षा प्लेटफार्मों में गिना जाता है। इसका रडार 600 किमी तक के लक्ष्यों का पता लगा सकता है और एक साथ सैकड़ों लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। यह विभिन्न रेंज और क्षमता वाली मिसाइलों का उपयोग कर एक साथ 36 लक्ष्यों को भेद सकता है। लॉन्ग रेंज 40N6E 400 किमी दूर के लक्ष्यों को इंटरसेप्ट कर सकती है। फिर 48N6 मिसाइल परिवार है जिसकी रेंज 250 किमी तक है। तेज लक्ष्यों जैसे फाइटर जेट और क्रूज मिसाइलों के लिए 9M96E2 है। इसकी रेंज 120 किलोमीटर है। इनके अलावा और भी कई मिसाइलें हैं जिन्हें यूजर अपनी पसंद के किसी भी लॉन्च ट्यूब में लोड कर सकता है, जिससे हर लॉन्चर हवा में तबाही मचाने वाला स्विस आर्मी नाइफ बन जाता है। इस 400 को फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों, यहां तक कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के आसपास की हाइप कुछ संदिग्ध है। सितंबर 2019 में इजराइल का F-35 सीरिया में 200 किमी तक S-400 सिस्टम्स के बावजूद उड़ान भरकर दमिश्क के बाहर ईरान समर्थित आतंकवादियों पर बमबारी करके बिना पकड़े लौट आया। लेकिन भारत के लिए यह सिस्टम F-16 विमानों के विरुद्ध प्रभावी साबित हुआ। हर भारतीय S-400 लॉन्चर और उसकी सारी कमांड, डिटेक्शन और सपोर्ट उपकरण मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर लगे हुए हैं। तो इस सिस्टम को जल्दी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है, जिससे यह बदलती जंग की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकता है और देश के विशाल क्षेत्र में बदलते खतरों का जवाब दे सकता है। भारत के लिए लचीलापन अनिवार्य है। पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर निरंतर तनाव के साथ भारत एक जटिल परिस्थिति में है, जिसमें उन्नत विमानों, निर्देशित हथियारों, ड्रोन और चीन पाकिस्तान संबंधों के मद्देनजर एकीकृत हमले की आशंका भी है। S-400 भारतीय मिसाइल रक्षा प्रणाली का सर्वाधिक मारक हिस्सा है और खतरों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब इसे भारत की व्यापक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में शामिल किया जाता है तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। इस रणनीति में अचानक पारंपरिक हमले, फिर तेजी से पीछे हटकर तनाव कम करना शामिल है। ऐसे हमले जवाबी कार्रवाई को न्योता देते हैं। इस खतरे को कम करने के लिए भारत को शीघ्र और सटीक तरीके से जवाबी हमलों को रोकने की क्षमता चाहिए। S-400 जैसी प्रणालियां भारतीय रणनीतिकारों को आक्रामक सोच की अनुमति देती हैं, जबकि एक रक्षात्मक सुरक्षा कवच प्रदान करती है जो पाकिस्तान के भीतर दुश्मन के एयरबेस तक पहुंचता है। 2021 तक पहली S-400 यूनिट्स भारत पहुंचने लगी। 2023 में भारत ने S-400 पर आधारित स्वदेशी रूप से निर्मित सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा की घोषणा की, जो वही भूमिका निभाएगा। वह सिस्टम 2026 के अंत तक चालू हो जाना चाहिए। भारत अभी भी S-400 की अंतिम 2 रेजिमेंट्स का इंतजार कर रहा है, लेकिन रूस व्यस्त रहा है। S-400 को शुरू में सोवियत संघ और फिर रूसियों ने विकसित किया था, लेकिन भारत का इसका उपयोग अपनी विदेशी संसाधनों को एक व्यापक स्वदेशी रणनीति में शामिल करने की क्षमता दिखाता है। यह सिस्टम अब भारतीय निर्मित प्रणालियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारतीय कमान में भारतीय सैन्य उद्देश्यों की सेवा करता है। इन्हें गुप्त रूप से रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया था और मई 2025 के संघर्ष में पहली बार हवाई खतरों से निपटने के लिए इनका प्रयोग हुआ था। ये परीक्षण की परिस्थितियां नहीं थीं। ये वास्तविक दुनिया की मुठभेड़ें थीं जिनमें दांव ऊंचे और प्रतिक्रिया देने का समय कम था। ये विभिन्न खतरों के खिलाफ पूर्णतः कार्य कर रहे थे। एक समय आलोचकों ने चिंता जताई कि यह अधिग्रहण पश्चिमी साझेदारों के साथ भारत के संबंधों या खरीद विविधता योजनाओं को खतरे में डाल सकता है।
लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या भारत अपनी रक्षा कर पाएगा। और भारत ने ऐसा किया। S-400 ने फायर किया, खतरों को निष्क्रिय किया गया और रक्षा मजबूत रही। प्रोजेक्ट कूसा एक महत्वाकांक्षी स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा पहल है जिसका उद्देश्य रूसी S-400 जैसे विदेशी सिस्टम्स की बराबरी करना और आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत देश की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करना है। DRDO द्वारा विकसित लेकिन S-400 से काफी मिलता जुलता कुशा में 3 अलग अलग मिसाइल श्रेणियों से बना एक मल्टी टियर इंटरसेप्टर सिस्टम है। AM-1 की रेंज 150 किमी, AM-2 की 250 किमी और AM-3 की 350 किमी तक है, जो शीर्ष स्तर का है और इतनी दूरी के लक्ष्यों को भेज सकता है। इन इंटरसेप्टर्स को एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार और ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और एक्टिव टर्मिनल गाइडेंस से लैस किया जाएगा, जिससे ये न सिर्फ फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों जैसी आम हवाई खतरों को बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी नष्ट करने में सक्षम होंगे। प्रोटोटाइप के अगले 12-18 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है और इसके बाद 36 महीनों तक लाइव ट्रायल्स चल सकते हैं। यदि समय पर डिलीवर किया गया तो कुशा भारतीय कमांडरों को एक देसी लंबी दूरी के इंटरसेप्शन प्लेटफॉर्म पर पूरा नियंत्रण देगा, जो उनके C4ISR सिस्टम के साथ पूरी तरह एकीकृत है और आयातित रणनीतिक प्रणालियों की जगह लेगा। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भारत के वायु रक्षा नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बम वर्षक 400 किलोमीटर दूर का पीछा या रनवे से ड्रोन गिराने के बजाय जमीन पर मोर्चा संभालते हैं। ये वायु रक्षा प्रणालियां शहरों, एयरबेस, सैन्य काफिलों और अन्य महत्वपूर्ण ढांचों के ऊपर के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करती हैं। ये मिसाइल क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में तेज, फाइटर जेट्स को ट्रैक करने में फुर्तीले और एक साथ कई खतरों से निपटने में काफी सटीक हैं। एक लेयर्ड डिफेंस सेटअप में ये उपकरण S-400 जैसे लंबी दूरी और स्पाइडर या समर जैसे नजदीकी सिस्टम के बीच की जगह भरते हैं। ये रेगिस्तान में रडार ड्रोन या उत्तर पूर्व में मैकेनाइज्ड यूनिट के साथ तैनात रहकर हमेशा कार्रवाई के लिए नजदीक पर महत्व के लिए पर्याप्त दूर होते हैं। आधुनिक संघर्ष में यही स्तर सबसे ज्यादा प्रभावी है। खतरों की शीघ्र पहचान, शत्रु की योजनाओं में बदलाव और अन्य को कार्य करने का अवसर देना। भारत और इजराइल के संयुक्त प्रयास से विकसित बराक 8 भारत के सबसे उन्नत और बहुमुखी मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक है। इसे हवाई खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला को सटीकता और तेजी से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय सेवा में विभिन्न शाखाओं के अलग अलग नाम हैं। मारसम को 2021 में वायुसेना और सेना के साथ, जबकि LR सैम को 2017 में नौसेना के साथ तैनात किया गया था। इस मिसाइल में ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर और एक्टिव रडार सीकर लगा है, जो गतिशील लक्ष्यों को ट्रैक व नष्ट कर सकता है। इसकी रेंज स्टैंडर्ड वर्जन में 100 किलोमीटर तक और एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट में 150 किलोमीटर तक है। यह कॉम्पैक्ट 8 सेल कैनिस्टर मॉड्यूल से वर्टिकली लॉन्च होती है, जिससे इसे जहाजों, मोबाइल लॉन्चर्स और स्थिर बेसों पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। बराक 8 भारतीय नौसेना के कोलकाता और विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स, तलवार और नीलगिरी क्लास फाइटर्स और नए इंडियन नेवल शिप विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहले से तैनात है। यह भारत की मध्यम दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जिसमें आकाश और QR सैम भी शामिल हैं। यह एक स्वचालित प्रणाली है जो एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के विरुद्ध मजबूत है। बराक 8 वह प्रणाली है जिस पर भारत खतरों के समय निर्भर करता है। यह केवल एक इजरायली साझेदारी नहीं है। अब यह पूरी तरह भारत की कमांड संरचना में शामिल है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में ही बनाया जाता है, जिसमें भारत और रूस के पुर्जे लगते हैं। वास्तविक युद्ध में बराक 8 प्रणाली भारत को समुद्र और जमीन पर सैचुरेशन मिसाइल और स्वार्म ड्रोन हमलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रोकने की क्षमता देती है। मिसाइल मार्गदर्शन के लिए इजरायली स्रोत वाले अमेरिकी GPS का उपयोग हो रहा है। S-400 रूस के ग्लोनास सिस्टम पर निर्भर करता है। जब भारत अपने हथियारों का देश में अधिक निर्माण करेगा तो उनके GPS सिस्टम्स को भारत के नेवाइसी से बदल दिया जाएगा। DRDO द्वारा विकसित और एयर लॉन्च्ड अस्त्र मार्क 1 पर आधारित
VLSR सैम भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी वर्टिकल लॉन्च नेवल इंटरसेप्टर है, जिसे नौसेना को समुद्र की सतह के पास उड़ने वाले खतरों से नजदीकी दूरी पर बचाने के लिए बनाया गया है। यह 8 सेल मॉड्यूल द्वारा संपीड़ित नाइट्रोजन की मदद से ठंडे लॉन्च के बाद हवा में इंजन जलाकर मैक 4 तक की रफ्तार से उड़ान भरता है। 8 क्रूसीफॉर्म फिन्स और थ्रस्ट वेक्टरिंग से यह तुरंत लक्ष्यों की ओर मुड़ सकता है। इसकी 50 किमी की रेंज है, जिसे भारतीय निर्मित रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर और डाटा लिंक्ड कमांड कंट्रोल द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिससे इसे मध्य में अपडेट और सटीक हमला करने की क्षमता मिलती है। इसके लिए विदेशी रडार या बाहरी मार्गदर्शन अनावश्यक है। इस सिस्टम को कॉर्वेट्स जैसे छोटे जहाजों पर तैनात किया जा सकता है, जो भारत के तेजी से बढ़ते समुद्री बेड़े के लिए आदर्श है और भविष्य के मानव रहित या ड्रोन एस्कॉर्ट प्लेटफॉर्म्स के लिए भी हल्का है। परीक्षण 2021 में शुरू हुआ था और 2025 तक इसने चलती युद्धपोत से लॉन्च होने, रडार क्षितिज के किनारे पर तेजी से चलने वाले लक्ष्यों को रोकने और जल्दी से अगली फायरिंग के लिए तैयार होने की क्षमता साबित कर दी थी। भारतीय नौसेना के पास अब VLSR सैम के साथ अपनी निचली स्तर की रक्षा के लिए एक तेज प्रतिक्रिया वाली स्वदेशी ढाल है। राफेल स्पाइडर MR भारत द्वारा संचालित इजरायली निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का विस्तारित रेंज वाला संस्करण है, जो व्यापक एवं अत्यधिक मोबाइल हवाई क्षेत्र कवरेज और अच्छी एंगेजमेंट गहराई प्रदान करता है। यह पाइथन 5 से शॉर्ट रेंज और डर्बी मिसाइल से विजुअल रेंज से बाहर इंटरसेप्ट करता है, जिसे बूस्टर स्टेज वाले कैनिस्टर से वर्टिकली लॉन्च किया जाता है। इससे डर्बी की प्रभावी रेंज 50 किमी तक बढ़ती है। स्पाइडर MR ऊंचा रडार मस्त और लंबी रेंज का सर्विलांस रडार इस्तेमाल करता है, जिससे इसे खतरे का पहले पता चलता है और ऊंचाई पर बेहतर कवरेज मिलती है। यह मोबाइल ट्रकों पर लगाया जाता है और पूरी तरह से नेटवर्क से जुड़ा होता है ताकि स्वायत्त रूप से काम कर सके। यह एक साथ कई खतरों का सामना कर सकता है और शायद चलते हुए भी काम कर सकता है। यह स्वदेशी रूप से विकसित नहीं है, परंतु भारत के बहुस्तरीय रक्षा शस्त्रागार का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह मध्य स्तरीय इंटरसेप्ट विकल्प के रूप में काम करता है, जो सुरक्षा में छेद और रडार कवरेज को भरता है और गतिशील मुकाबले में मुख्य रक्षा पंक्ति से आगे काम करता है। कम रखरखाव और उच्च सटीकता इसे अग्रिम तैनात इकाइयों के लिए आदर्श बनाती है, विशेषकर जहां प्रतिक्रिया समय कम और खतरे अधिक होते हैं। भारत की क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM एक स्वदेशी मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित की गई है, ताकि चलती फिरती सेना की इकाइयों को कम से मध्यम दूरी की सुरक्षा मिले। QRSAM एक तेज, स्वायत्त और उच्च गतिशील ड्रोन है, जो शूट एंड स्कूट तैनाती के लिए बनाया गया है। विकास 2007 के आसपास शुरू हुआ था और 2017 में पूर्ण पैमाने पर परीक्षण शुरू हुआ। इस सिस्टम में 6 पहियों वाले मोबाइल लॉन्चर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 6 कैनिस्टराइज्ड मिसाइलें होती हैं। साथ ही 2 वाहन स्थापित रडार, एक बैटरी सर्विलांस रडार और एक बैटरी मल्टीफंक्शन रडार, दोनों एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AE इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे सिस्टम होते हैं। ये रडार कमांड और कंट्रोल सेंटर सहित कैरियर्स पर कुशलतापूर्वक पैक किए गए हैं और पूर्ण स्वायत्त संचालन हेतु नेटवर्क से जुड़े हैं, जिसमें टारगेट एक्विजिशन, थ्रेट इवैल्यूएशन और ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल भी शामिल हैं। मिसाइल में सॉलिड फ्यूल, ड्यूल पल्स मोटर, मिड कोर्स इनर्शियल नेविगेशन, 2-वे डेटा लिंक और टर्मिनल एक्टिव रडार सीकर है, जिससे यह 25-30 किमी दूर के लक्ष्यों को सटीकता से भेज सकती है। यह सुपरसोनिक गति से चलती है और एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकती है। पहली सफल परीक्षण फायरिंग जून 2017 में हुई थी और दिसंबर 2021 तक QRSAM ने युद्ध क्षेत्र सिमुलेशन, साल्वो लॉन्च और नो एस्केप जोन एंगेजमेंट सहित कई सत्यापन परीक्षण पूरे कर लिए थे। इस सिस्टम ने हवाई लक्ष्यों पर सीधी मार के साथ अपनी पूरी संचालन क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे यह पुष्टि हुई कि यह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की परिस्थितियों और जैमिंग के दौरान भी काम करने में सक्षम है। भारतीय सेना पुराने कम फुर्तीले सिस्टम जैसे शीत युद्ध काल के रूसी क्वाड्राट को बदलने के लिए QRSAM का इस्तेमाल कर रही है, और वह भी एक भारतीय सिस्टम के साथ। कम दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणालियां उस समय के लिए अंतिम रक्षा पंक्ति के रूप में बनाई जाती हैं जब समय समाप्त हो जाता है। ये वे इंटरसेप्टर हैं जो तब फायर करते हैं जब खतरा पास होता है और विनाश आसन्न होता है। इसलिए इन्हें तेज और प्रतिक्रियाशील होना पड़ता है। इनका उद्देश्य युद्धपोतों, हवाई अड्डों
और मोबाइल बटालियनों जैसे व्यक्तिगत लक्ष्यों की रक्षा करना होता है, न कि पूरे क्षेत्रों की तरह शक्ति का प्रदर्शन करना। भारत की लेयर डिफेंस ग्रिड में ये सबसे निचले स्तर पर होते हैं, युद्ध के सबसे नजदीक। कुछ वाहनों को बख्तरबंद कॉलम के साथ चलने के लिए डिजाइन किया जाता है। जहाजों पर कुछ उपकरणों को डेक पर लगाया जाता है। इन सभी में समान बात त्वरित प्रतिक्रिया है। ड्रोन झुंड और सस्ते हथियारों के खिलाफ ये सिस्टम अब सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं, बल्कि पूरी तरह अनिवार्य हो गए हैं। हम यूक्रेन और रूस में ड्रोन युद्ध देख रहे हैं, जो दिखाता है कि आधुनिक युद्ध में मारक श्रृंखला 40,000 फीट पर खत्म नहीं होती। यह आमतौर पर जमीन से 10 मीटर ऊपर समाप्त होता है। भारतीय वायुसेना द्वारा प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ विकसित समर एयर डिफेंस सिस्टम शायद हमारी लिस्ट का सबसे दिलचस्प सेटअप है। यह प्रभावी कम दूरी की वायु रक्षा का साथ ही पुराने अप्रयुक्त मिसाइलों के भंडार के उपयोग का दोहरा उद्देश्य पूरा करता है। यह सिस्टम पुराने सोवियत युग के एयर टू एयर मिसाइलों पर आधारित है, जिन्हें जमीन से इंटरसेप्शन में इस्तेमाल किया जाता है। समर 1 वेरिएंट में पुनर्निर्मित विम्पेल AR-70-3E इंफ्रारेड होमिंग मिसाइलों का उपयोग किया गया है, जो मैक 2 से 2.5 तक की गति पा सकते हैं। जमीन से दागे जाने पर इसकी अधिकतम रेंज करीब 12 किमी है। यह अशोक लेलैंड स्टैलियन 4x4 वाहनों पर लगाया गया है, जिसमें ट्विन टॉरेट रेल लॉन्चर है जो एकल या सल्वो मोड में फायर कर सकता है। इस सिस्टम ने दिसंबर 2023 में एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति के दौरान तैनाती से पहले 17 परीक्षण फायरिंग्स पूरी की और मई में ऑपरेशन सिंदूर में असली युद्ध में हिस्सा लिया, जहां इसने जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर के पास निम्न ऊंचाई के खतरों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। समर 2 भारी संस्करण विम्पल R-31 मिसाइलों पर आधारित है, जिन्हें सेमी एक्टिव रडार होमिंग और इंफ्रारेड गाइडेंस के लिए संशोधित किया गया है। एयर लॉन्च्ड R-27 मिसाइल की रेंज 90 किलोमीटर है, लेकिन समर 2 के लिए उम्मीद है कि जब टाट्रा T-815 8/8 वाहनों पर बिना बूस्टर के लगाया जाता है तो इसकी ग्राउंड लॉन्च्ड रेंज 20-30 किलोमीटर होगी। ये वाहन ऑफ रोड मोबिलिटी और विभिन्न पेलोड संभालने के लिए क्लासिक माने जाते हैं। DF एक्सपो 2022 में प्रदर्शित समर 2 के लाइव फायर परीक्षण दिसंबर 2024 में प्रारंभ होने की संभावना है। इन दो प्रणालियों से भारत को एक अनुकूलनशील मोबाइल शॉर्ट रेंज वायु रक्षा परत मिलती है, जो रिसाइकल मिसाइलों और पुराने ट्रकों से बनी है और सोवियत युगीन प्रौद्योगिकी का आधुनिक युद्ध में उपयोग दिखाती है। यूक्रेन के पास भी फ्रैंकनसैम्स हैं, जो अमेरिका द्वारा जमीन से हवा में मार करने के लिए तैयार की गई पुरानी साइडवाइंडर मिसाइलें हैं। स्पाइडर का शॉर्ट रेंज वेरिएंट SR एक त्वरित प्रतिक्रिया वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह न सिर्फ एयरक्राफ्ट को बल्कि कम लागत वाले UAV स्वार्म्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को भी निशाना बना सकता है। भारत इस प्रणाली का उपयोग इजरायली राफेल और IAI द्वारा बनाए गए मूल रूप में करता है, परंतु इसे अपनी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क में एक गैप फिलर और तेज प्रतिक्रिया शील्ड के रूप में शामिल करता है, विशेषकर पश्चिमी सीमा के निकट संवेदनशील गलियारों में। SR वेरिएंट MR वर्जन के विपरीत 360 डिग्री टारगेटिंग के साथ फायर करता है। इससे रेंज कम होती है, लेकिन मिसाइलें जल्दी लक्ष्य तक पहुंचती हैं। यह संशोधित पाइथन 5 और डर्बी मिसाइलें भी फायर करता है, लेकिन बिना बूस्टर के। दोनों मिसाइलें एयर टू एयर हथियार हैं, जिन्हें ग्राउंड लॉन्च के लिए बदला गया है। ये लॉन्च के बाद और पहले दोनों लॉक ऑन के लिए सक्षम हैं। मिसाइलें हाई मोबिलिटी लॉन्च वाहनों पर कैनिस्टरों में रखी जाती हैं और इन्हें एक मोबाइल रडार और कमांड पोस्ट द्वारा सपोर्ट किया जाता है, जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं। 360 डिग्री कवरेज, उच्च सटीकता और चलते चलते फायर करने की क्षमता के साथ SPDR-SR भारतीय बलों को उन क्षेत्रों में लचीला प्रतिक्रिया आधारित रक्षा तैनात करने देता है जहां आकाश या बराक 8 जैसे भारी सिस्टम पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। यह कोई लंबी दूरी का उपकरण नहीं है, लेकिन यह तेज, घातक और स्मार्ट है, खासकर विवादित या तेजी से बदलते युद्ध क्षेत्रों में। अंत में हम प्रसिद्ध बराक 8 मिसाइल पर चर्चा करेंगे। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और राफेल द्वारा विकसित बराक 1 भारतीय नौसेना द्वारा अपनाई गई पहली विदेशी मिसाइल प्रणालियों में से एक थी। उन्हें नौसेना के जहाजों की रक्षा के लिए एक तेज और चुस्त मिसाइल चाहिए थी।
इस तेज और ऊर्ध्वाधर लॉन्च होने वाली मिसाइल ने भारतीय युद्धपोतों को आने वाले विमानों और एंटी शिप मिसाइलों के खिलाफ 360 डिग्री इंटरसेप्शन दिया। प्रत्येक मिसाइल की लंबाई 2 मीटर से अधिक और वजन 100 किलो से कम है। 21 किलो के वॉरहेड से लैस और रडार द्वारा गाइडेड यह मिसाइल 12 किमी दूर के लक्ष्यों को 5 किमी की ऊंचाई तक कुछ सेकंड में मैक 2.1 की रफ्तार से भेज सकती है। बाराक 1 ने 2 दशकों से अधिक समय तक भारत के इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य, दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स और शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स पर सेवा दी और नौसेना की महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा की। लेकिन तकनीक और भारत दोनों आगे बढ़ गए। VLSR सैम के उदय और पूरी तरह स्वदेशी प्रणालियों की ओर बदलाव के साथ बाराक 1 को धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है और दशकों तक फ्लीट डिफेंस की अग्रिम पंक्ति में सेवा देने के बाद सम्मान के साथ रिटायर किया जा रहा है। तो यह था हार्डवेयर, पर मई में छोड़ी गई प्रत्येक मिसाइल के पीछे और भी ताकतवर शक्ति थी। रडार स्टेशन, मशीनें और अदृश्य संकेत सब एक साथ सही तालमेल में काम कर रहे थे। भारत की मिसाइल डिफेंस सिर्फ मिसाइलों की वजह से नहीं, बल्कि उन्हें जोड़ने वाले सिस्टम की वजह से काम करती है। उस सिस्टम को इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है और यह भारतीय सेना के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य नेटवर्क्स में से एक है। भारतीय वायुसेना के निर्देशन में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए IACCS ने सभी प्रमुख रडार, मिसाइल, कमांड केंद्र और लड़ाकू दस्ते को एक एन्क्रिप्टेड नेटवर्क में जोड़ दिया। यह कमांडरों को वास्तविक समय में खतरों का पता लगाने, सही इंटरसेप्टर को आने वाले हथियार से मिलाने और भारत की जटिल सीमाओं पर उनकी लेयर्ड डिफेंस को समन्वित करने में मदद करता है। यह सिस्टम एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और सी एयरक्राफ्ट जैसे नत्रा से जुड़ता है, जो युद्ध क्षेत्र के ऊपर उड़ते हुए सैकड़ों किमी आगे तक रडार कवरेज देता है। डेटा को फाइबर ऑप्टिक लाइनों, माइक्रोवेव रिले और सैटेलाइट लिंक के माध्यम से कंट्रोल सेंटर्स में भेजा जाता है, जहां अधिकारी तत्काल निर्णय लेते हैं। वीडियो में दिखाए गए सभी मिसाइल सिस्टम जैसे आकाश, बराक 8, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, वेरी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल स्पाइडर, S-400 मार्गदर्शन और समन्वय के लिए इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर निर्भर हैं। यदि वायुसेना पश्चिम से आ रहे हाई स्पीड खतरे को देखती है तो वे तुरंत सीमा पर बराक 8 या अंदरूनी क्षेत्र की आकाश टीम से इंटरसेप्ट करने का निर्णय ले सकते हैं। S-400 जोखिम के कारण देश के अंदर से रडार सपोर्ट के साथ फायर करते हैं। GSAT 7 सैन्य उपग्रह इस सब का समर्थन करता है, जो सशस्त्र बलों, विशेषकर वायु सेना और सेना को समर्पित संचार प्रदान करता है। भारत का नाविक सैटेलाइट नेविगेशन तंत्र एक अतिरिक्त सुरक्षा स्तर प्रदान करता है, जिससे प्रत्येक प्रणाली को अपने और लक्ष्य के स्थान की जानकारी मिलती रहती है, भले ही ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जाम हो जाए। तो ये थे भारतीय मिसाइल डिफेंस के सबसे बड़े हथियार। दुश्मन और परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी होने के कारण एक सुरक्षा कवच होना अति आवश्यक है, और अब मैं आपको उसी के विषय में बताऊंगा। भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस या BMD प्रोग्राम वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा, भू राजनीतिक जरूरत और रणनीतिक दूरदर्शिता का नतीजा है, जिसमें APJ अब्दुल कलाम के प्रभाव और मेहनत का बड़ा योगदान है। यह प्रोग्राम 2000 में शुरू हुआ था, लेकिन इसकी जड़ें 1980 के दशक में कलाम द्वारा शुरू किए गए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ी मिसाइल क्रांति तक जाती हैं। उनकी दूरदृष्टि, तकनीकी प्रतिभा, परतदार रक्षा की सोच और महारथ प्रतिरोधक क्षमता में विश्वास आज भी भारत के BMD प्रयासों का दार्शनिक आधार है। BMD प्रोग्राम को एक बहुस्तरीय मिसाइल शील्ड के तौर पर विकसित किया गया है, जो वायुमंडल के अंदर और बाहर उड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगा सकता है, उन्हें ट्रैक कर सकता है और इंटरसेप्ट भी कर सकता है। यह प्रमुख आबादी केंद्रों, सैन्य ठिकानों और परमाणु ढांचे को पाकिस्तान या चीन जैसे विरोधियों के मिसाइल हमलों से बचाने के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम को 2 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, जो विभिन्न श्रेणी की मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए उनकी गति, ऊंचाई और रेंज के आधार पर डिजाइन किए गए हैं। पहला चरण अधिक विकसित हिस्सा 2000 किमी तक की रेंज वाली मिसाइलों, जो संभवतः पाकिस्तान द्वारा दागी जा सकती हैं, से रक्षा के लिए तैयार है। यह 2 मुख्य इंटरसेप्टर का उपयोग करता है, पृथ्वी एयर डिफेंस PAD और एडवांस्ड एयर डिफेंस
AAD मिसाइल। PAD एक एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है जो अपने लक्ष्यों को 1500 से 80 किमी की ऊंचाई पर वायुमंडल की ऊपरी सतह पर इंटरसेप्ट करता है। यह एक 2 चरणीय मिसाइल है जिसमें ठोस ईंधन बूस्टर और तरल ईंधन द्वितीय चरण होता है। इसकी गाइडेंस प्रणाली में एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम शामिल है जिसे स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार से डेटा लिंक के जरिए मिड कोर्स करेक्शन और अंतिम चरण में एक्टिव रडार होमिंग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। AAD एक एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है जो वायुमंडल के भीतर 40 किमी तक की ऊंचाई पर लक्ष्यों को रोक सकता है। यह एक सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है जिसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर और एक्टिव रडार गाइडेंस भी है। दोनों इंटरसेप्टर को EAICCS और स्वॉर्डफिश LRTR द्वारा सपोर्ट किया जाता है जो इजराइल के ग्रीन पाइन सिस्टम से लिया गया है। इसकी वर्तमान ट्रैकिंग सीमा 600 से 800 किमी है जिसे जल्द ही 1500 किमी तक बढ़ाने की योजना है। लेकिन उड़ान में दुश्मन की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का विचार, यानी एक गोली से दूसरी गोली को मारने का आइडिया 2000 में पैदा नहीं हुआ था। यह विचार तब आया जब कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख थे। उनकी अगुवाई में DRDO ने पृथ्वी और अग्नि मिसाइल तो विकसित किए ही, साथ ही वह तकनीकी आधार भी तैयार किया जिससे इंटरसेप्टर मिसाइल संभव हुई। सीकर्स, कंट्रोल सरफेस, वॉरहेड प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, थ्रस्ट वेक्टरिंग मैकेनिज्म, लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज और रडार नेटवर्क। PAD इंटरसेप्टर कई मायनों में पृथ्वी प्लेटफॉर्म का सीधा वंशज है जिसे नष्ट करने के लिए फिर से तैयार किया गया है। कलाम मिसाइल विकास यात्रा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के साथ साथ इसके बौद्धिक और नैतिक इंजन भी थे। उन्होंने यह 1990 के शुरुआती वर्षों में भी समझ लिया था कि रणनीतिक रक्षा में अंततः मिसाइल इंटरसेप्टर और डिलीवरी सिस्टम दोनों को शामिल करना होगा। लेयर्ड डिफेंस में विश्वास सैन्य सिद्धांत बनने से पहले उनके भाषण और लेख अक्सर आत्मनिर्भरता और तकनीकी श्रेष्ठता पर जोर देते थे जो बाद में आत्मनिर्भर भारत और कोल्ड स्टार्ट की आधिकारिक सरकारी नीतियां बनी। भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी विरासत ने रणनीतिक रक्षा सोच को प्रभावित करना जारी रखा। DRDO के वैज्ञानिक अक्सर कलाम द्वारा रडार स्वायत्तता और सीकर तकनीक को बढ़ावा देने का उल्लेख करते हैं जिसे भारत की वर्तमान इंटरसेप्शन क्षमताओं का आधार माना जाता है। यह कार्यक्रम 2010 के अंत में फेज 2 में गया जिसका लक्ष्य 5000 किमी तक की रेंज वाली मिसाइलों जिसमें इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं, विशेषकर चीन की मिसाइलों का मुकाबला करना था। फेज 2 में 2 नए इंटरसेप्टर AD1 और AD2 पेश किए गए। AD1 जिसे नवंबर 2022 में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था, एक 2 स्टेज मिसाइल है जो लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक दोनों जोन में टारगेट को एंगेज करने में सक्षम है। यह बहुप्रकारी है और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को ऊंचाई पर या अंतिम चरण में नजदीकी लक्ष्यों को रोकने में सक्षम है। विकासाधीन AD2 से ICBM वर्ग के खतरों और हाइपरसोनिक गति पर उच्च मैन्यूरेबिलिटी से निपटने की उम्मीद है। मिसाइल परीक्षण के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित 10,000 टन का फ्लोटिंग टेस्ट रेंज जहाज है। यह आबादी और एयर रूट्स से दूर सुरक्षित परीक्षण की अनुमति देता है। यह BMD तकनीक का मोबाइल परीक्षण स्थल है जिससे भारत को लाइव टारगेट्स के साथ जटिल इंटरसेप्शन परिदृश्यों का लगातार परीक्षण करने की सुविधा मिली है। पहले और दूसरे चरण के सफल परीक्षणों के बावजूद पूर्ण पैमाने पर तैनाती सरकारी मंजूरी के लंबित है। हालांकि आधारभूत संरचना तैयार है, सिस्टम्स प्रमाणित और तैनाती हेतु तैयार यूनिट्स निर्मित हैं। भारत के पास सीमित संचालन क्षमता है और खतरे की स्थिति बढ़ने पर वह BMD नेटवर्क को शीघ्र सक्रिय कर सकता है। डॉ कलाम का प्रभाव इस प्रोग्राम के हर हिस्से जैसे पृथ्वी आधारित किल व्हीकल्स, ठोस ईंधन वाले AD, स्वदेशी रडार तकनीक और स्वायत्त डेटा लिंक में देखा जा सकता है। उन्होंने इस खास प्रोग्राम का प्रबंधन नहीं किया, बल्कि उन्होंने वो मशीन बनाई जिसने इसे संभव बनाया। भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल को उड़ान के दौरान नष्ट करने की क्षमता सिर्फ इंजीनियरिंग की जीत नहीं है, यह एक दृष्टि और कड़ी मेहनत की प्राप्ति है जो डॉक्टर कलाम का भारत के लिए विश्वास था।